Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is under the constitution prisons fall under which list? तो जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जब हम बात करते हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स एंड ऑल और ये सब जो पावर का एक डिवीज़न होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहला कंपोनेंट हम जनरली देखते हैं शेड्यूल 7 विच कंटेन्स 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 ऑब्वियसली, जिसमें से फर्स्ट लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड होती है स्टेट लिस्ट, थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया यूनियन लिस्ट मतलब यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सेंटर लॉ बना सकता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर सकती है और उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है ना, उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। स्टेट लॉ में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे स्टेट्स की मतलब सुप्रीमेसी ज़्यादा होती है। लेकिन कंकरेंट लॉ में अब क्या होता है, यहाँ पे ना स्टेट और सेंटर दोनों ही बना सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर सेम सब्जेक्ट पे सेंटर का लॉ भी है और स्टेट का लॉ भी है तो सेंटर के लॉ की सुप्रीमेसी ज़्यादा होती है अनटिल और अनलेस स्टेट का जो लॉ है वो पहले ही उस पे प्रेसिडेंट का जो एसेंट होता है वो ले लिया गया हो, तो फिर स्टेट का लॉ सुप्रीम हो जाता है देन सेंट्रल लॉ, है ना। ये सारे छोटे छोटे आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, बेसिक पॉलिटी। तो यहाँ पे प्रिजन्स की जब हम बात करते हैं, प्रिजन्स या पुलिस एंड ऑल, तो ये किस में आते हैं, आपका स्टेट लिस्ट में। किस में? स्टेट लिस्ट में। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू था, है ना, सभी को पता होता है ये बेसिक सी चीज़। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कीजिए अगर आपको पता है ना। स्टेट लिस्ट में आने वाली कोई दो और चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एक्सेप्ट मतलब कोई प्रिजन्स एंड प्रिजनर्स जो मैंने बता दिया, उसके अलावा कोई दो ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप कि इंडियन सिटीजन होने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली बात तो ये है कि देखो आजकल ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, जैसे एसआईआर के बाद से काफ़ी ज़्यादा ये आपका न्यूज़ में है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब काफ़ी सारे इसमें जो आपका अगर मैं बात करूँ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नई नई निकलवा रहा है इसमें। तो सिटीजनशिप के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज़ नो सिंगल डॉक्यूमेंट जो आपका सिटीजनशिप बता सके, बिकॉज काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लाइक इलेक्टोरल रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, धोखाधड़ी करके नाम एंटर करवा सकते हैं। पासपोर्ट्स भी आप मतलब बन जाता है, फर्जी पासपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें बना देती हैं। तो आज के टाइम पे, पहले तो हम मानते थे कि पासपोर्ट इज़ अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, है ना। तो लेकिन अभी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें आपका मतलब अंडर स्क्रूटिनी लाई है। तो देयर इज़ अ डिमांड कि एक तरह का कोई सिटीजनशिप कार्ड हो या कुछ हो, है ना। तो ये सब बात की बातें हैं, ये जैसे ही मतलब इस चीज़ में डेवलपमेंट होती है इस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको पता चल जाएगा। बट सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, जिसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू टेरिटरी, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेरिटरी जो है वो पार्ट 1 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको बताना है सिटीजनशिप किस पार्ट में आता है ना। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो अब हम बात करते हैं इंडियन सिटीजन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप जो है बेसिकली इज लाइक रेगुलेटेड अंडर, आपको पता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसको बाद में 2003 में अमेंड किया गया था, जहां से आपका इलीगल माइग्रेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था 2003 में। तो इसमें 3 कंडीशन है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। पहली बात तो है कि आपका देखो 3 डेट्स हैं, जुलाई 1 1987, दिसंबर 2 2004 और दिसंबर 3 2004, है ना। तो इन तीनों के अराउंड आपको कंडीशन समझनी है। देखो पहला तो है कि अगर आपका जुलाई 1 1987 से पहले, बिफोर दिस, आप इंडिया में जन्म लेते हैं तो आप डायरेक्टली इंडियन सिटीजन है। डजेंट मैटर आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी या क्या है, आपके पेरेंट्स कहाँ से आते थे, क्या उनका मतलब रिलीजन क्या हो, वो कहाँ से आए थे, कहीं बाहर से आए थे, नहीं आए थे, डजेंट मैटर। अगर आप जुलाई 1 1987 से पहले इंडिया में बर्थ ले चुके हैं, है ना, तो हाँ आप इंडियन सिटीजन हैं डायरेक्टली, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स नेशनलिटी, है ना। लेकिन अब जो दूसरी डेट है दिसंबर 2 2004, इसमें आपको समझना है
कि जो ये जुलाई 1 1987 और दिसंबर 2 2004 के बीच में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसके लिए क्या है कि वो इंडियन सिटीजन तब माना जाएगा जब उसका एटलीस्ट वन पेरेंट, मतलब दोनों पेरेंट्स में से कोई वन पेरेंट शुड हैव बीन एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मतलब कि जिस टाइम पे उसने जन्म लिया है, इस डेट्स के बीच में जब भी उसने जिस दिन मतलब पैदा हुआ है वो, तो उस दिन उसका वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट शुड हैव बीन लाइक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन सिटीजन। समझ आता है? फिर आती है बात दिसंबर 3 2004 के बाद जो भी पैदा हुए हैं, उसमें आपका कंडीशन क्या है? उसमें आप तभी इंडियन सिटीजन माने जाते हैं जब, अब यहां भी सेम है, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट शुड हैव बीन एन इंडियन सिटीजन। देखो दिसंबर 3 के बाद जो भी पैदा हुए तो उनके बर्थ के टाइम पे उनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज, है ना? मतलब ये सारी कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन एक और कंडीशन है प्लस, कि जो दूसरा पेरेंट जो बचता है, देखो एटलीस्ट मतलब कि दोनों भी इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना चाहिए मिनिमम। तो एक हो गया, ठीक है, मान लो एक हो गया, तो जो दूसरा बचता है अगर वो इंडियन सिटीजन ना भी हो तो वो आपका इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आता है कि आपका दिसंबर 3 2004 के बाद जो भी पैदा हुए हैं उनका एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन एंड द अदर वन शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। आपको समझ आता है इलीगल माइग्रेंट क्या होता है ना? ये सारी बेसिक चीजें। तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। देखो 3 डेट्स याद रखनी है आपको, आप सिटीजनशिप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मेंस हो। मैं मेंस के हिसाब से ही समझाता हूँ, बिकॉज प्री इज समथिंग जो आप डायरेक्टली, मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें रिवाइज ही करना होता है। बट मेंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिटीजनशिप क्या क्या होता है। सिटीजनशिप बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसमें भी आपको पता है कि सिटीजनशिप अचीव करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे, है ना, वो सारे जो भी आपने पॉलिटी में पढ़ेंगे। फिर सिटीजनशिप कैसे हट सकती है, जैसे इंडिया में आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया डज नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप बाहर जाके अमेरिका में सिटीजनशिप ले लेते हैं या कहीं किसी और कंट्री में, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी दोनों जगह की सिटीजनशिप रहती है। विदाउट एनी प्रोसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट आपकी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, वो उसी टाइम पे आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाती है। आपको समझ आता है ना? ये बेसिक बेसिक चीजें। तो अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलाई, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 जुलाई 1987 एंड 2 दिसंबर 2004। मैंने क्या बताया था? पहली डेट याद रखो 1 जुलाई 1987, दूसरी याद रखो 2 दिसंबर 2004, तीसरी याद रखो 3 दिसंबर 2004, है ना? अब अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिफोर, तो बिफोर के लिए क्या था? आप डायरेक्टली इंडियन सिटीजन है, डजेंट मैटर आपके पेरेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, कहाँ से आए हैं, लीगल है इलीगल है, कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, इज कंसिडर्ड एन इंडियन सिटीजन इफ, तो ठीक है, कंसिडर कर जाते हैं इफ रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 1 जुलाई 1980, तो यहाँ पे क्या है कि आपके बर्थ के टाइम पे एटलीस्ट वन पेरेंट शुड हैव बीन एन इंडियन सिटीजन, तो बी ऑप्शन। और 3 दिसंबर 2004 की बात क्या है कि एक पेरेंट तो इंडियन सिटीजन चाहिए, प्लस जो दूसरा बच्चा पेरेंट है अगर वो इंडियन सिटीजन ना है तो एटलीस्ट वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। ठीक है, तो वन पेरेंट इज इंडियन एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। क्या ये समझ आता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, जो एट द टाइम जिस टाइम आया था कंट्रोवर्शियल लॉ, दैट वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, ये काफी, अब इसने क्या किया था कि आपका 3 देश जो हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां से आया हुआ कोई भी इंसान जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आया है, इवन इफ ही और शी इज एन इलीगल माइग्रेंट, तो वो सिटीजनशिप ले सकता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है ना? आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट जो है वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, लेकिन कौन सा? नॉन मुस्लिम। यहाँ पे 6 रिलीजन थे जिनको आपको माइनॉरिटी मान के उन देशों में आपका यहाँ पे अलाउ किया गया था कि इवन इफ इलीगल माइग्रेंट है, लेकिन अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो दे आर लाइक एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप। बाकियों के लिए भी है कि जो बाकी आए हैं उनके लिए कंडीशंस हैं कि मतलब कूल डाउन पीरियड है ना, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 कौन कौन से रिलीजन? ऑब्वियसली मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सारे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड
क्रिश्चियंस। क्या ये समझ आता है? तो आपका क्या है कि इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला था कि नो डाउट हम बोलते हैं कि इलीगल माइग्रेंट है, मान लिया हमने कि आप इलीगल माइग्रेंट है, आप कोई मतलब लीगल रूट से नहीं आए थे, आप बॉर्डर ट्रेस पास करके आए होंगे, कोई भी आपका तरीका होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं और आप मुस्लिम नहीं हैं, तो यू आर अलाउड टू बी एलिजिबल फॉर हैविंग द इंडियन सिटीजनशिप। तो इसको क्यों आपका एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई तो मुस्लिम्स को बाहर क्यों रखा है ना। बट इसमें ये कहा गया था कि मे बी बिकॉज जो आपका ये जो 6 रिलीजन के लोग हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी की तरह है। तो उनको क्या है, उनको बचाने के लिए उनके ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीजें है ना। तो बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 अप्लाइज टू ऑल नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम 3 स्पेसिफिक कंट्रीज, बिल्कुल सही है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज CA 2019 अप्लाइज टू माइग्रेंट्स हु एंटर्ड इंडिया बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2014। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे मातरम। स्पेशल डिबेट चल रही है इस पे पार्लियामेंट में, आपको पता है ना। तो वंदे मातरम के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, सबसे पहला, क्योंकि प्री में डायरेक्ट आ सकता है, मेंस में तो शायद आ सकता है, बिकॉज नेशनल सिंबल की जब हम रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, चाहे नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया। पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, बट प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें आज पार्लियामेंट में स्पेशल डिबेट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो वंदे मातरम की जब मैं बात करता हूँ, तो वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय हुम, सिंपल सा क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और इसका फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था, ये कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था इन अ जर्नल, है ना, इन अ जर्नल नेम्ड बांगा दर्शन, बांगा दर्शन इन 1875, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। काफियों को पता होता है कि इनकी नोवेल जो थी आनंद मठ, उसमें, लेकिन ठीक है उसमें था, लेकिन फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ये जर्नल में, बाद में इसको इंक्लूड किया गया था आपका इन द नोवेल, इन हिज नोवेल आनंद मठ, है ना। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट में स्पेशल डिबेट हो रही है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट पब्लिश आनंद मठ में नहीं, जर्नल में हुआ था। एक जर्नल था दैट वाज बांगा दर्शन, है ना। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम पूरा का पूरा हमारा नेशनल सॉन्ग है या फिर कुछ मतलब इसमें डिटेलिंग है। तो आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा हमारा नेशनल सॉन्ग नहीं है, ओनली द फर्स्ट 2 वर्सेस ऑफ दिस आर आर नेशनल सॉन्ग। ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 2 वर्सेस वर अडॉप्टेड एज आर नेशनल सॉन्ग, कब? इन 1937 बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वर्किंग कमेटी वगैरह आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कांग्रेस की, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका जो कंपोजिशन तो था ये तो इन्होंने किया था, लेकिन इसको म्यूजिक और टोन किसने दी थी, ये भी आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतनी सारी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। देखो डिटेलिंग से ही क्वेश्चंस बनते हैं ना। और इसको 24 जनवरी 1950 को हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अनाउंस किया था कि जनगण मन हमारे नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम विल बी आर नेशनल सॉन्ग, है ना, मतलब ऑफिशियली अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका इसी नाम से जो एक वंदे मातरम, अगर मैं बात करता हूं तो वंदे मातरम एक डेली इंग्लिश आपका, मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लिश डेली एक डॉक्यूमेंट टाइप का भी था, डेली रिलीज होता था, जिसको शुरू किया था 1906 में। किसने? बिपिन चंद्र पाल, है ना। आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, 3 मेजर अगर मैं बात करता हूँ फ्रीडम मूवमेंट में, तो उनमें से पाल जो थे बिपिन चंद्र पाल, 1906 में आपका क्या था, उन्होंने एक इंग्लिश डेली जो है रिलीज करना शुरू किया था, जो था आपका वंदे मातरम, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और 1905 में क्या हुआ था? 1905 में आपका कर्जन के टाइम पे बंगाल पार्टीशन अनाउंस हुआ था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन बांगा दर्शन। नेक्स्ट, फर्स्ट 2 वर्सेस ऑफ वंदे मातरम वर अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग बाय 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, एक होता है डीपीएसपी। तीनों में डिफरेंस आपको पता होगा, मैं ये नहीं बताऊंगा बिकॉज ये बेसिक पॉलिटी है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं अंडर आर्टिकल 51A, ये भी आपको पता है।
51A क्यों? ए मैंने आपको बताया था कि ये कोई बाद का अमेंडमेंट होगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी अमेंडमेंट थी और किस ईयर में आई थी। मैं हिंट दे सकता हूँ आपको कि इमरजेंसी के टाइम पे था ये, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से अमेंडमेंट से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आर्टिकल 51A आपका रिलेट्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ध्रुव इनिशिएटिव, है ना, विच इज डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। देखो आप सभी क्या करते हैं, आप सभी यूपीआई यूज करते हैं। आपको याद भी नहीं होगा जितने टाइम से आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, आप किसी भी इंसान से उसका बैंक आईएफएससी की नीड नहीं पड़ती है। आप क्या करते हैं, सिंपली यूपीआई एड्रेस डालते हैं, तो उसका जो भी उस यूपीआई से लिंक मतलब बैंक अकाउंट होता है बैक एंड पे, उसमें आपका पेमेंट हो जाती है। आपको नहीं पता बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी क्या है क्या नहीं है, ब्रांच कौन सी है ना, पहले की तरह नहीं है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं टोकनाइज करना। टोकनाइज मतलब कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है कंप्लीट कि बैंक आईएफएससी ये सब, इसको ना यूज करके इसके ऊपर एक कवर लगा दिया एनवलप यूपीआई का। अब आपको बस यूपीआई एंटर करना होता है और आप सीधे पेमेंट कर देते हैं विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल्स जो बैक एंड पे है यूपीआई के पीछे। सेम ऐसा ही होने वाला अब एड्रेस के लिए, है ना। तो इंडिया पोस्ट का इनिशिएटिव है कि एक जैसे यूपीआई लाइक या ईमेल एड्रेस की तरह, जैसे मान लो अगर मेरा नाम अनिल है तो अनिल @ कुछ लिखा होगा और वो यूपीआई की तरह होगा। उससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं कि आपको कंप्लीट एड्रेस डालने की नीड नहीं होगी। खासकर पोस्ट जब हम बात करते हैं, जैसे कोई भी आपका ई कॉमर्स साइट होती है, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ईबे हुआ, तो आप क्या करते हैं, आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ता है, होम नंबर ये सब। अब ऐसा नहीं होगा, आपका क्या होगा, आप सिंपली ये जो आपका एक लेबल है यूपीआई की तरह या ईमेल की तरह, इसको आप डाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका ई कॉमर्स साइट है उसके पास आपका उस एड्रेस के डालने से ही, उस जो भी छोटा सा लेबल होगा उसको डालने से आपका सीधे आपका जो भी एड्रेस है वो उसके बैक एंड पे उनको नीड नहीं होगी कंप्लीट एड्रेस की, वो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो आपका एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। इसका ये क्यों किया जा रहा है, देखो सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं माइक्रो मैपिंग की, माइक्रो मैपिंग होता है कि आपने अपने कंट्री के हर एक ब्लॉक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने की ब्लॉक की बात होती है, 12 मीटर स्क्वायर के हर एक ब्लॉक को एक स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा। उस कोड को बोला गया है डिजिपिन, ठीक है। तो मान लो आपके 12 मीटर स्क्वायर के ब्लॉक्स बांटे जाएंगे पूरे ऑल अक्रॉस नेशन, उनको स्पेसिफिक कोड्स दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन के बेसिस पे, है ना। फिर उन डिजिपिन का यूज करके क्या बनेगा आपका, ये आपका एड्रेस बनेगा, वर्चुअल एड्रेस। और उससे क्या होगा, अच्छा डिजिपिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कितने डिजिट का कोड होगा, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अल्फा न्यूमेरिक आपको पता है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि नंबर प्लस आपका अल्फाबेट सारा यूज हो सकता है ना। अल्फा से अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, जैसे आपका पैन कार्ड होता है ना, ये आपको समझ आता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डिजिपिन या ध्रुव जो है वो किसका इनिशिएटिव है, वो इंडिया पोस्ट का इनिशिएटिव है ना। तो इसमें फिर आपका अमेंडमेंट भी हुई है, इंडिया पोस्ट एक्ट जो आपका अमेंडमेंट आपका 2023, ठीक है। इतना सारा आपको पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, इट वुड अलाउ फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ द फिजिकल एड्रेसेस, है ना, इन फॉर्म ऑफ लाइक लेबल्स, जैसे यूपीआई या ईमेल में होते हैं, दैट वुड लाइक रिजेंबल ईमेल एड्रेसेस, है ना। तो इसमें आपको डायरेक्ट पूरा एड्रेस डालने की नीड नहीं होगी आपसे। आप अमेजोन में डायरेक्टली अपना यूपीआई की तरह एक एड्रेस का भी यूपीआई होगा, या मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपीआई तो पेमेंट के लिए होता है, बट एड्रेस का भी एक लेबल होगा @समथिंग करके, कुछ भी जो ये बनाएंगे वो आप सीधे एंटर करोगे, आपको पूरा एड्रेस डालने की नीड नहीं होगी। आपके लिए वो यूनिक होगा 12 स्क्वायर मीटर ब्लॉक के लिए, और सीधे आपका एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन के लिए आप जो भी पोस्टल डिलीवरी होती है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आता है, ठीक है, इजी है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिजिपिन रेफर्स टू 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड बेस्ड ऑन द लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, है ना। नेक्स्ट इज ध्रुवा स्टैंड्स फॉर डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेस, है ना। डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ ली, बट प्री में आपको पता है ये फुल फॉर्म ना पूछ के फोकस करना है कि ये चीज है क्या। इट इज अ टोकनाइज्ड फॉर्म ऑफ एड्रेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम एड्रेस के लिए भी टोकनाइजेशन हुआ है, जैसे आपका यूपीआई ने बैंक डिटेल्स को टोकनाइज किया, कि मतलब आप पूरा डिटेल ना यूज करके, जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, नेम या सन ऑफ, डॉटर ऑफ, है ना, या आप कहाँ रहते हैं, आपकी एज क्या है ना, ये सारी चीजें आप पूरा डिटेल ना लिख के, मान लो आपका भी कुछ ऐसा टोकनाइजेशन कर दे, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी हो जाए जिसमें आप ऐसे लिख दें, मान लो आपका नेम आपका डेट ऑफ बर्थ, तो वो अगर आप लिखो तो सीधे आपका क्या हो जाए, जो भी आपका लेबल हो
आपका डेटा जो है बैक एंड पे वो सारा आपका इनपुट हो जाए सामने वाले के पास। तो ऐसा कुछ इसको बोलते हैं टोकनाइज करना है ना चीज़ों को। तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेस, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम्स म्यूजिक, तो ये तो आपको बता दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट इज हु पब्लिश द इंग्लिश डेली, तो ये भी आपको बता दिया बिपिन चंद्र पाल। आप मुझे बताएंगे मैंने जो बोला लाल बाल पाल, इसमें से पाल मैंने आपको बता दिया, तो ये दो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किन के नाम है, ये किन आपका फ्रीडम मूवमेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किन पर्सनैलिटीज के नाम है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, comment on it, share it, and subscribe to the channel. And it will just keep me motivated to make these videos for you guys daily, है ना। And I will see you all in the next lecture. So thank you again.